हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट का सेकेंड पेपर जो पूछा जाता है उसका ये सब्जेक्ट है। ये सीटेट के सेकेंड पेपर का सब्जेक्ट है। सीटेट पेपर 2 में आपसे सोशल साइंस सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पेपर 2 में जो हम लोगों को सोशल साइंस पढ़ना होता है, एसएसटी पढ़ना होता है। जो ये सोशल साइंस है वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगे। पहले में आपको 14 मार्क्स के कंटेंट पूछे जाते हैं, कंटेंट का पोर्शन रहता है, और 20 मार्क्स आपका पेडागोजी का रहता है। पेडागोजी का पोर्शन 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये जो अब हम लोग जो कंटेंट पढ़ते हैं सोशल साइंस का 40 मार्क्स में, ये टोटली आपको एनसीईआरटी बुक से हम लोगों को पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है जो 6 to 8 क्लास के होते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर 2 का जो है, सीटेट का जो पेपर 2 होता है, उसमें आप 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें आपको जो कंटेंट का पोर्शन रहता है वो 6 to 8 का सोशल साइंस बुक को हम लोग पढ़ते हैं। मेनली आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक 6 to 8 क्लास का अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी आपको क्वेश्चन में आपको लाइन बाय लाइन वो चीज़ भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अदर किसी भी पब्लिकेशन का या कोई और बुक यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक के अलावा हम लोग केवल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2 चीज़ से आपका जो 60 मार्क्स का 40 मार्क्स का जो कंटेंट आता है उसमें आप इजीली 40 में 40 ला सकते हैं। अगर अच्छे से तैयारी की तो 40 में 40 लाना आसान हो जाता है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक बेस्ड है। एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया गया है, 6 to 8 क्लास की बुक को फॉलो किया गया है। उसी का हर पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप नीचे इन सारे टॉपिक का जो नोट्स है आपका सोशल साइंस का, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। एक-एक करके सारे टॉपिक को समझेंगे। ये सारा जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है सोशल साइंस का, उसी के अकॉर्डिंग हर क्लास को लिया गया है। तो इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पोर्शन। जो हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में पढ़ना, वो है कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो पहला हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को इतिहास का महत्व, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग काफ़ी लंबा है तो इसको 2 से 3 क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने आई थिंक समझ लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, और हम लोगों को तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये सारी चीज़ों को आप समझ लें। उसके बाद एक-एक करके ये जो वीडियो आएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपका नोट्स हैं, वो सब आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को देखना। जो पहला चैप्टर है हमारा कब, कहाँ और कैसे, तो इसमें हम लोग को मेनली देखना है कि जो आरंभिक काल के लोग थे, जो प्राचीन काल में जो सबसे स्टार्टिंग टाइम में जो लोग थे, वो कहाँ रहते थे। तो ये बहुत सारे एग्जाम में हम लोग जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आरंभिक काल में लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले जो लोग रहते थे वो मेनली कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। आरंभिक काल के लोग कुशल संग्राहक भी थे और आखेट शिकार भी करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है कि जो प्राचीन काल के लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। उसके अलावा वो लोग क्या कहते थे कि जो भोजन वो लोग एकत्रित करते थे उनको संग्रह, मतलब ये नहीं कि आज लाए और आज का आज खत्म कर रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो लोग रहना स्टार्ट किए तो जो भी सामान वो अपने भोजन के लिए लाते थे उसको कुछ लंबे टाइम पीरियड के लिए स्टोर करना, संग्रहण करना स्टार्ट किए थे। साथ में वो लोग जानवरों का शिकार भी करते थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो 8000 वर्ष पूर्व मतलब गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था। तो उसमें कहा गया है कि जो 8000 वर्ष पूर्व है वो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में सबसे पहले क्या है, गेहूं और जौ की फसलें उगाई जाती थी। और चावल की जो फसल है, जौ कहाँ उगाया जाता था? तो जौ आपका उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में उगाया जाता था। और सबसे पहले जो आपका गेहूं चावल की खेती कहाँ किया जाता था? तो वो है आपका विंध्य के उत्तर के क्षेत्रों में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के महत्व के बारे में पूछा गया है। तो जो हमारे अतीत का इतिहास क्या है? इतिहास हमारे अतीत या पीछे जो पास्ट में बीत गया है उसका जो हम लोग क्रमानुसार एक सिस्टमैटिक वे में जो अध्ययन करते हैं, एक क्रम के अनुसार जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अतीत का अध्ययन कहते हैं। और जो इस अध्ययन को पढ़ते हैं, मतलब इन चीजों का अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। तो उस टाइम में प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए जो हमारे प्राचीन संस्कृतियों को, हमारे समाज को, उसके ऊपर जो स्टडी किए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, जो हमारे इतिहास को, अतीत को पढ़ना शुरू किए थे। दूसरा है कि जो प्रोफेसर घाटे, ये इतिहासकार हैं प्रोफेसर घाटे, उनका कहना था कि जो इतिहास है ना वो हमारे संपूर्ण भूतकाल, जो हमारा संपूर्ण पास्ट है ना, का वैज्ञानिक अध्ययन है या लेखा जोखा है। मतलब वैज्ञानिक अध्ययन कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि जिस चीज को हम एकदम नाप तौल के उसमें एक लॉजिक लगता है, एक क्रम के अनुसार, ये सारा चीज यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग दंत कथा पे या कोई पौराणिक कथा है उस पे ही विश्वास करते हैं। यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी किया गया है, हमारे जो पास्ट का पीरियड है उसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी के तहत ही हम लोग इतिहास को जानते हैं। ये कहना था प्रोफेसर घाटे का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भारत का इतिहास है उसको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। हमारे प्राचीन काल के इतिहास को, हमारे जो भारत का इतिहास है उसको हम किस किस तरीके से जान सकते हैं। तो उसको जानने का जो मेन तरीका है, जो स्रोत है, स्रोत कौन कौन से हैं प्राचीन काल को जानने का? तो मेन है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका आ जाता है साहित्यिक स्रोत के तहत भी हम लोग जानते हैं, थर्ड आ जाता है वैज्ञानिकों का, पहला आपका ये हो गया, सेकंड, थर्ड है आपका जो इतिहासकार हैं जो कि वैज्ञान ये आए यात्रा वृत्तांत जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुत सारे देशों के लोग आते थे जो हमारे देश के बारे में जो भी सूचनाएं एकत्रित करते और उसको लिखित रूप में छोड़ जाते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ये तीन चीज हमारे हमारे जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत हैं। इसमें मेन हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत के बारे में पहले जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत को हम भौतिक स्रोत भी कहते हैं। भौतिक स्रोत जो भौतिक रूप में जो जिसको हम देख पाते थे, जो हमारे सामने होता था, जिसको हम छू पाते थे, उस तरह के स्रोत जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक सामान के रूप में हमारे सामने रहता था, जिसको हम खुदाई के दौरान पाते थे। ये सब चीजें भी हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो पत्थर हो गया, ईंट से बने इमारतें होती थी, इमारतों का जो अवशेष मिला है उससे भी हम प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। दूसरा होता है औजार, कि उस काल का औजार कैसा था, इससे हम बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा लेते थे। बर्तन उस टाइम में बनाए जाते थे, आभूषण है और आपका सिक्का है। ये सभी जो चीजें हैं वो क्या है, भौतिक अवशेष के रूप में है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। इससे हम लोगों को प्राचीन काल की जानकारियां मिलती है इसके तहत। दूसरा आता है टीला। क्या होता है टीला? जो है वो धरती की सतह का एक उभरा हुआ भाग होता है। मान लीजिए ये आपका प्लेन सरफेस धरती है, तो उस धरती पर जो आकृति का जो भाग होता था, जो उभरा हुआ भाग होता था, और इसके नीचे बहुत सारे इमारतें हो गई या कुछ भी जो भौतिक अवशेष रहता था वो इसके अंदर दबा होता था। क्योंकि इस टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता जाता था, समय के हिसाब से वो चीजें नीचे होती जाती थी और ऊपर ऊपर ये ऊपर से उनको, जैसे आप हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे आगे, उसमें भी आप लोग इस चीजों को अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि जो टीला है वो किस तरह से होता था, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली हैं, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो धरती का जो उभरा हुआ भाग होता था उसको हम टीला कहते थे, जिसके नीचे पुरानी बस्ती के अवशेष मिलते थे। जिस वैज्ञानिक के आधार पर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में हम जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, जिस विज्ञान के अनुसार, उसको पुरातत्व, आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व विभाग कहते हैं। जो पुरातत्व होता है, जो प्राचीन काल में जो लोगों के जो भौतिक जीवन से जुड़े जो भी चीजें मिली हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। जैसे इतिहास के अध्ययन करने वाले को हम इतिहासकार कहते हैं, वैसे ही पुरातात्विक वस्तुओं का या पुरातात्विक चीजों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो भारत में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसको माना जाता था, तो कनिंघम को माना जाता है। इस विभाग की स्थापना आपको 1784 में की गई थी। नेक्स्ट जो है वो, इससे भी आपको क्वेश्चन आए हैं कितनी बार, जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इंडिया शब्द की, इसमें 2 क्वेश्चन अभी तक, दो कितने बार, 4 से 5 बार पूछ लिए गए हैं कि इंडिया की उत्पत्ति में आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि जो इंडिया, पहले हम सारे पॉइंट को देख लेते हैं फिर बताते हैं आगे के। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, इंडस शब्द से निकला हुआ है इंडिया, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ये 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंडोस कहा। जो ईरानी लोग थे वो इसको हिंडोस कहे, जो यूनानी लोग थे उसको इंडोस कहे। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। जो ये सिंधु की नदी आपको बह रही थी, उसके जो पूर्व के जो प्रदेश थे उसको कहा गया क्या, इंडिया कहा गया। इंडिया इस तरफ हो गया और इसके पश्चिमी प्रदेश आपको पाकिस्तान का पार्ट हो जाता है। तो अभी मेनली हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया जो था, जो इंडोस और ये जो 2 नदियां बहती थी उनके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को ये लोगों ने क्या कहा, इंडिया कहा। इंडिया शब्द जो है वो उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए कहा गया था। जो उत्तर, ये इंडिया का मैप है, इसमें जो उत्तर और पूरब में थे, साउथ और वेस्ट का जो पोर्शन था, उसको इंडिया
के रहने वाले लोगों को क्या कहा गया था? यहाँ इंडिया जो शब्द है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। इस जगह पे जो लोग रहते थे उनके लिए इंडिया शब्द यूज किया गया था। इसका वर्णन हम लोगों को कहाँ मिलता है? तो सबसे जो पुरानी हमारी वेद है, ऋग्वेद, उसमें मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। उसमें हमें इंडिया शब्द की जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं अभिलेख क्या है। अभिलेख का मतलब होता है जब कोई भी लिखित चीज जो आपको एक कठोर, एक हार्ड सरफेस पे मिलता है, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। ऐसा लेख जो कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, उसको हम अभिलेख कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया या धातु जैसे कठोर सतह पर जो उत्कीर्ण किया जाता था कोई भी लेख, उसको हम लोग अभिलेख कहते थे। वो मोहरे हो सकता है, इस तरह के मोहर बने होते थे जो कि एक धातु का बना होता था, उस पे भी लिखा जाता था। उस पे खोद खोद के उस पे जो भी लेख होता था उसको उत्कीर्ण किया जाता था। उसी तरह से आपको प्रस्तर अभिलेख स्तंभ मिलता है। प्रस्तर अभिलेख मतलब पिलर टाइप्स का होता था। उस पे भी बहुत सारे, आप प्राचीन काल की जगहों को घूमने जाओ तो वहां पे भी आपको ऐसे बहुत सारे पिलर्स आज के डेट में भी मिलेंगे, जहाँ पे उस पिलर्स के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। तो वहां मिलता था, स्तूप हो जाता है। फिर चट्टानों या ताम्र पत्रों पर भी मिला है, जो तांबे का पत्र होता था उस पे भी लेख लिखे जाते थे। मेनली हम लोग देते हैं क्या, जो अभिलेख है वो ये कागज पे नहीं उस टाइम, क्योंकि अभी ये हम लोग पुरातत्व की ही बात कर रहे हैं जिसमें भौतिक अवशेष हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोई ऐसा किताब या साहित्य का पुस्तक का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर क्या है, चीजों को, लेखों को कहाँ लिखा जाता था? मेनली उसको खोद के उत्कीर्ण किया जाता था। तो धीरे धीरे देखें, ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। उसके बाद मंदिर के दीवारों पर या मूर्तियों पे भी बहुत सारे चीज लिख दिए जाते थे। तो ये सब आपके अभिलेख के अंतर्गत आता है। जो हड़प्पा संस्कृति है उसके अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े गए हैं, क्योंकि वहां उस टाइम में बहुत सारे ऐसे लेख लिखे गए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, कोई ऐसा सही का उसको पढ़ने वाला कोई नहीं मिला है कि हाँ उस लेख को कोई सही सही पढ़ पाए। अगला देखते हैं कि अशोक का जो अधिकतर आप अभिलेख देखेंगे वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो ब्राह्मी लिपि में मिलता है। अशोक के अभिलेख, यह लिपि जो है वो बाएं से दाएं, मीन्स लेफ्ट टू राइट लिखे जाते थे, जो ब्राह्मी लिपि है। अशोक के केवल उत्तर जो पश्चिम का जो अभिलेख था, जो भारत के उत्तर पश्चिम से मिला है, उस अभिलेख में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल होता था। खरोष्टी लिपि इसके जस्ट अपोजिट होता था। वो दाएं से बाएं लिखे जाते थे, मीन्स दाएं से बाएं लिखे जाते थे। अशोक के अभिलेख मुख्यतः कितने लिपियों में मिले हैं? तो वो है ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक। ये 4 तरह की लिपि अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अशोक के जो मुख्य अभिलेख हैं वो किस किस लिपि में मिलते हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज दिए गए रहेंगे। उसके अलावा जो जेम्स प्रिंसेप थे, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल हुए थे। तो अशोक का जितना भी अभिलेख है उसको पढ़ा गया था। ये हड़प्पा की तरह अनपढ़ा हुआ नहीं है, उसको पढ़ा गया है। ये आपका क्या है? अभिलेख है। ये कठोर एक चट्टान का एक तस्वीर दिया गया है, जिसपे आप देखेंगे जो अक्षरे हैं वो उत्कीर्ण किया गया है, खोद खोद के बनाया गया है। अगला देखते हैं प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्ति क्या होता था प्राचीन काल में? इस तरह के कोई पिलर्स होते थे जिसपे राजाओं के विजय के गुण और कृतियों का बखान किया जाता था। जो उस टाइम के शासक होते थे
वे क्या कहते थे कि जो भी अगर वो युद्ध में विजय हुए हैं या उनके में कौन-कौन सी खूबियाँ हैं, क्या-क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ों को वो लोग इ एक पिलर्स के ऊपर खुदवाते थे, जिसको हम प्रशस्तियाँ कहते थे। प्रशस्तियों में मेनली राजा के प्रशंसा की जाती थी। प्रशस्ति शब्द संस्कृत भाषा के प्रशंसा से बनी है। तो उसमें क्या है कि राजाओं के की विशेषताओं का बखान किया जाता था प्रशस्ति में। तो प्रयाग का जो प्रशस्ति स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख, वो मेनली किसके बारे में कहा गया है? वो समुद्रगुप्त की विजय की नीतियों का पूरा वर्णन मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो एक प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग में मिलता है। उसमें जो हमारे शासक थे समुद्रगुप्त, उनकी जो विजय की नीति थी उसका वर्णन मिलता है यहाँ पे। दूसरा आपका जो प्रशस्ति अभिलेख है वो ऐहोल का है, ऐहोल अभिलेख है, जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये मेनली आपको राजाओं की प्रशंसा से जुड़े होते थे। राजा अपने बारे में जो भी चीजें लिखवाते थे एक पिलर्स के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते थे? प्रशस्ति कहते थे। नेक्स्ट आपका आता है सिक्का। ये सब क्या है? सब हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। तो सिक्के में क्या है कि सिक्के भी हमें उस टाइम की बहुत सारी जानकारियां देती हैं। जो शासक जिस टाइम में के होते थे वे अपने समय काल में सिक्के को जारी करवाते थे, और वे सिक्के या तो सोने के हो सकते थे, सोने के सिक्के जारी करवाते थे। कुछ शासक ऐसे हुए जो चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, शीशे के सिक्के, बहुत तरह के सिक्के होते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो शासक होते थे वे अपने समृद्धि को दिखाने के लिए उस टाइम के अपनी आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए वो सिक्के को जारी करते थे। तो सिक्के में मेनली हम लोग जो सिक्का का अध्ययन होता है ना, जो सिक्के का अध्ययन करते हैं उसको अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन सा है? वो आहत सिक्के हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? तो वो आहत सिक्का है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, कुषाणों ने चलवाए थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर दिया गया है सर्वप्रथम, सबसे पहला। यहाँ पहले की बात कहा गया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी करवाया था? तो कुषाण ने करवाया था। और सोने के सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन जारी करवाया था? तो वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में सबसे अधिक सोने के, इस काल को, समुद्रगुप्त के काल को, या आपको गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वो मेनली इसी सब चीजों के लिए कहा गया था कि उनके काल में जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी समृद्ध थे, बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए गए थे। ये सब बहुत सारे कारण थे जिसके कारण उनको गोल्डन एज भी कहा जाता था, गोल्डन पीरियड कहा जाता था। तो सबसे पहले आपको कुषाण ने सोने का सिक्का जारी करवाया। दूसरा, सबसे ज्यादा गुप्ता पीरियड में हम लोगों को सोने के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद जो सातवाहन काल आता है उसमें शीशे के सिक्के जारी मिलते हैं। तो पूछा जाता है कि किस शासक के काल में शीशे के सिक्के जारी किए गए थे? तो वो हमारा था सातवाहन। सातवाहन के काल में 14 के भी सिक्के जारी किए जाते थे। और एक पॉइंट ये आता है कि सर्वाधिक सिक्के, ये तो कहा गया कि मतलब सोने का सिक्का कौन सबसे पहले जारी करवाया है, सबसे अधिक कौन करवाया गया, लेकिन जो मौर्य पीरियड था ना, मौर्यों के समय में वो सबसे ज्यादा सिक्के, मतलब हर तरह के, चाहे वो सोना का हो, चांदी का हो, जो भी सिक्के हैं, उन सबसे ज्यादा संख्या में मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। तो ये सारा क्या है? आपका पुरातत्व के स्रोत हैं, जिसके तहत हम जो प्राचीन काल के जानकारी हम लोगों को मिलती है। जो भौतिक रूप में हम प्राचीन काल को जानते हैं, तो ये भौतिक अवशेष के रूप में होता है। जो पुरातात्विक स्रोत होता है वो भौतिक अवशेष के रूप में होता है।
इसमें लिखित जो भी हैं, जैसे अभिलेख जो कि पत्थर पे या हार्ड सरफेस पे खोद के बनाया लिखा जाता था, उस सब से भी हमें प्राचीन काल की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली है, वो दोनों तरह से मिली है, क्योंकि उस टाइम तक आपको लिखित, लेकिन वो लिपि को पढ़ा नहीं गया था। इसलिए जो उस टाइम की भी जो मेनली जानकारी हम लोगों को मिलती है, वो आपके पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। आगे हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि साहित्यिक स्रोत में क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया गया है। पहला चैप्टर का ये एक टॉपिक था, जो कि 1 से 2 टॉपिक में ये पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो आपका सोशल साइंस का, उसके तहत हम लोग एक-एक टॉपिक को पढ़ते हुए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है, वो आपका जनवरी में होने वाला है। तो इस तरह से आप एक-एक चैप्टर वाइज़ आप नोट्स भी देखते जाएँगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था, उसका ये पहला टॉपिक खत्म होता है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पेडागॉजी को भी देखेंगे, लेकिन पहले ये तीनों कंटेंट का जो पोर्शन है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग पेडागॉजी के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।